सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास की जो मेरे पास बातें थी ना पहले, ओ भाई साहब इंग्लिश में बोल दूँ अब। देखो जो मेरे पास लास्ट क्लास की जितनी बातें थी पहले मैं वो सारी बात पता होनी चाहिए। जो मैं तुम्हारा टॉपिक छोड़वा का था ना वो मेरे पास था भाई, कि जिसको हिंदी में बोलेंगे हम उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है, और इंग्लिश बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। सुनो देखो पता क्या होता है, मैं तुम्हें ना बस एक छोटी सी बातें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लास्ट क्लास की बातें याद है तो। मेरे पास होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बढ़ने के कारण से ऐसा होता है, ठीक। अगर तुम सारा इसको लिख दोगे ना, उसके बाद तुम इसका एक एग्जाम्पल दे दोगे तो ऐसा होता है। देखो हर एक ना नई यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या बोला मैंने, जैसे ही हम किसी एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन, देखो मेरे पास जो रेट होता है ना, मैं ऐसा बोलूँ, पहले मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे x है दूसरा y है, थोड़ा यहाँ फोकस करो सब। मैंने क्या बोला, एक x है दूसरा y है। पहले इसके बालों में 100 करा था, इसके 1 मतलब इसका 0, इसके 100 यूनिट थी, इसका 0। अब जैसे ही ना मैंने इसका 1 किया, ठीक, तो मेरे पास हो गया 90। जैसे ही मैंने इसका 2 किया मेरे पास हो गया 70, ठीक। बस मारिए तो तुम ना यहाँ पर रेट चेक करो, इसका जो रेट मेरे पास क्या डिक्रीजिंग है ना, जिसको जो रेट है वो क्या डिक्रीज बार बार कम हो रहा है, मतलब कि इसका रेट बढ़ रहा है और इसका मेरे पास नॉर्मल चल रहा है। अगर यहाँ पर कर दूँ 3 तो मेरे पास 40 हो जाएगा, यहाँ 4 कर दूँ ना मेरे पास आराम से मान लो 10 पहुँच जाएगा, अगर 5 कर दूँ तो मेरे पास 0, ठीक है। तो देखो मेरे पास ना नॉर्मल सी बस एक बात निकल के आती है कि मैं तुमसे अगर ऐसा बोलूँ कि जो मेरे पास जो मेरा कर्व है, जो पीपीसी कर्व है वो हमेशा कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन क्यों होता है, इसके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक। ये लिखने के बाद ना तुम उस टेबल को बनाओगे, ठीक। टेबल को बनाने पर तुम्हें उसको एक्सप्लेन कर देना उसके ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बस तुम्हें टेबल सबको एक्सप्लेन करनी आती है ना, टेबल एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। हमारे पास ये मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मेरे पास ये बढ़ रही है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, पहले 100 था 0, ठीक है। हर एक अगली यूनिट को पाने के लिए जो मेरे पास जो एक जो जिसको मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ना, उसका सेक्रीफाइस करने का रेट बढ़ जा रहा है, जिसको मैं छोड़ रहा हूँ उसका रेट बढ़ जा रहा है बार बार। देखो पहले यहाँ पे 10 छोड़ा, यहाँ 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 30 है, यहाँ पूरा 10 छोड़ दिया, तो रेट क्या बार बार बढ़ता जा रहा है मेरे पास। तो जब भी ऐसा होता है ना तो भाई ये सीन होता है सारा बात में आ गई भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं है। तो पहले ना इसमें हेडिंग डाली, सबने हेडिंग डाली थी ना, उसके अंदर लिख लो इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसके नीचे एक हैशटैग डालो, उसके अंदर लिखो इट इज़ बिकॉज टू प्रोड्यूस, इट इज़ बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, एक मिनट भाई, यहाँ पे क्या करो वाई कर लो, उसे जो एक्स लिखा है ना उसे वाई, एक मिनट रहने दो मैं इसे चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्स कर दे रहा हूँ, यहाँ वाई कर दे रहा हूँ, टेबल मैच हो जाना चाहिए ना, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड्स वाई, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड्स वाई विल हैव टू बी सैक्रिफाइज्ड, will have to be sacrificed, will have to be sacrificed than before, मतलब कि पहले से ज़्यादा बार बार सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये वाली बातें पता लग रही ना, पहले से हमेशा ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लिखो भाई हिंदी में, लिखो यह है बढ़ती अवसर लागत, बढ़ती अवसर लागत के कारण से होता है, बढ़ती अवसर लागत के कारण से होता है। अब उसके नीचे उदाहरण डाल दो और मतलब हैशटैग डाल दो उसके नीचे एक, फिर उसमें लिखो इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि भाई इसको जिन्होंने लिख लिया इंग्लिश में इसे बनाओ, इसको एक्सप्लेन कर लेना,
इसका कारण यह है कि वस्तु x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, वस्तु x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वस्तु y की पहले की तुलना में, वस्तु y की पहले की तुलना में अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ रही है। अब मैं तुम्हें इस टेबल की जो एक्सप्लेनेशन है पहले बोल के बता रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओगे। ठीक, पहले मैं तुम्हें लाइन लिखवा दी एक्स और वाई वाली। देखो पहले हिंदी में समझा रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई जब हमारे पास है कि जो गुड्स वाई है उसका प्रोडक्शन हमारे पास 100 था, तो या मेरे पास जो गुड्स एक्स है उसका प्रोडक्शन कितना था 0। ठीक, मतलब उसका जो उत्पादन मेरे पास कितना था 0। लेकिन जैसे ही हमने गुड्स एक्स, जो मेरे पास जो वस्तु एक्स है, इसका उत्पादन जैसे ही 1 यूनिट से बढ़ाया, ठीक, तो मेरे पास क्या है कि जो गुड्स वाई का जो उत्पादन है, जो वस्तु वाई है, उसका उत्पादन मेरे पास 100 से कब हो गया 90 हो गया। ठीक, अब हम इसका लिखें, लेकिन जैसे ही हमने गुड्स एक्स, जो मेरे पास वस्तु एक्स है, उसकी अगली इकाई का उत्पादन किया, ठीक, तो वस्तु वाई जो मेरे पास है उसकी इकाई को हमें पहले से अधिक त्याग करना पड़ा। पहले मैंने 10 इकाई को त्याग किया था, मैंने 20 को किया। ठीक है, फिर बोल देंगे उसी प्रकार से जब वस्तु एक्स की अगली इकाई का उत्पादन किया गया, तीसरी इकाई का उत्पादन किया गया, तो यहाँ पे वस्तु वाई की हमें कितनी छोड़ दी भाई 30। ठीक है, 30 इकाई को छोड़ा गया। यह वाली बात समझ में आ गई। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि when the production of goods y was 100 then the production of goods x was 0, but when we has increases the production of goods x then we had to sacrifice the production of goods y। ठीक, उसके बाद मैं क्या अलग बोलूँगा कि in the same way when we has increases the production of goods, या फिर बोल सकते हैं कि additional when we has produced additional unit of goods x, ठीक, then the goods, या फिर बोल द नंबर ऑफ गुड्स, या फिर द नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस्ड ऑफ गुड्स वाई वॉज इंक्रीज। ठीक है, जो मेरे पास क्या है कि गुड्स वाई है उनकी जो यूनिट मेरे पास क्या इंक्रीज हो गई है, बस मैं जितना मैंने सेक्रीफाइस किया वो इंक्रीज हो गई है। अब लिख देंगे इन सेम वे, हम ना यहाँ पर नंबर डाल देंगे कि व्हेन वी हैज इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स फ्रॉम 2 to 3 देन वी हैज सेक्रीफाइस मोर देन बिफोर ऑफ गुड्स एक्स। ठीक है, ये वाली बात तुम्हें समझ के लिखनी है भाई। थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना, अगर मेरी बात डिट्टो रट्टा लिखोगे तो दिक्कत आ जाएगी। मैं लिखवाऊंगा ना, तुम्हें वाली बात याद करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। अपने हिसाब से बना बना के लिखना तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है वो। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को भाई। जो तुम्हें अब नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, पीपीसी कर्व इलिस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम। पीपीसी कर्व इलिस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम, और हिंदी में लिखना है उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं को दर्शाता है। भाई ये ना बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक, लेकिन इसके अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो तुम्हारे प्राण बाहर निकल सकता है आसानी से। अगर तुम लिखने बैठ गए, तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करी इसकी, तो देखो पहले हमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम पता है कितनी है भाई, 3 है। ठीक, तो अगर मेरे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, मैं तुमसे बोल दूँ कि इसको पीपीसी की सहायता से शो करो, इसको पीपीसी की हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर दो। एग्जाम पता क्वेश्चन कैसा आता है, एक्सप्लेन सेंट्रल प्रॉब्लम। ये देखो, या तो तीनों के तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाएंगे, लेकिन कभी आएगा नहीं, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोई सा भी एक, मेरे पास 3 प्रॉब्लम है बस, जो मेरे पास सेंट्रल प्रॉब्लम कितने 3 है। इन 3 प्रॉब्लम में से मेरे पास कोई सी भी एक प्रॉब्लम आएगी और उसको बोलेगा एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अगर हिंदी में बोलूँ तो बोले कि भाई इस केंद्रीय समस्या को उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से समझाओ। अगर तुम इन बातों कर पाओगे भाई, आराम से कर लो। सुनो, सबसे पहली बात जो मेरे पास है, देखो मैं पहले ऐसा बोल रहा हूँ, सबको पहली प्रॉब्लम पता है भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो पहले डाल लो व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब कि क्या उत्पादन करें।
सुनो भाई, जो मेरे पास व्हाट टू प्रोड्यूस है, फिर जो मेरे पास है क्या उत्पादन करे या फिर क्या उत्पादन किया जाए, बात वही है। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें इसमें ऐसा बोल दूं कि मेरे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, मेरे पास सबसे पहले ना हम जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम होती क्या है। ध्यान रखना, तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना आता है ना? तुम्हें आता है? बताएं तो तुम्हें आना चाहिए। सुनो, सबसे पहले क्यों तुम क्या लिखोगे? इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पहले तुम इसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक, तुम अपने हिसाब से जगह छोड़ लो कि भाई कितना एक्सप्लेन करोगे तुम। ठीक है, उसके बाद तुम बनाओगे कर्व। ठीक, कर्व कैसे बनाओगे? पीपीसी बताना कैसे बनता है? ऐसा, ये यहाँ से ऐसा, ये यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा। ये मेरे पास कौन सा गुड्स है? गुड्स वाई। और ये मेरे पास कौन सा भाई? गुड्स एक्स है। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे पास कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। सबसे पहली बात भाई मैंने क्या बोला, हमें पीपीसी की बस हेल्प लेनी है। यही तो है, तुम्हें मैंने देखो ये तो है, तुम्हें सारी चीज़ लिखवा चुका हूँ पहले मैं, बस तुम इसको एक्सप्लेन करोगे। कैसे करोगे एक्सप्लेन? देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें पता ही नहीं पता भाई। देखो, जिसको नहीं पता पहले पुरानी वीडियो देखना चाहिए। अगर पुरानी वीडियो तुमने देखी है तो भाई अच्छी बात है, वरना कोई मतलब पुरानी क्लास ली है तो। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? व्हाट टू प्रोड्यूस इज अ टाइप ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। मतलब पहले हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, बता दूँ इंग्लिश में। जो मेरे पास क्या उत्पादन किया जाए, एक ऐसी केंद्र समस्या है जिसके अंतर्गत, चलो मैंने कहा भाई कि जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर उपलब्ध संसाधनों की सहायता से हम किन वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यदि हम किसी दो वस्तु को लेकर चले, अगर हम किसी एक वस्तु की इकाई का मतलब किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो किसी दूसरे वस्तु की इकाई में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर हम किसी दूसरे का बढ़ाते हैं, हम इस एग्जाम्पल लेके चलना यहाँ पे कि वस्तु एक्स और वस्तु वाई। ठीक है, गुड्स एक्स गुड्स वाई लेके चलना। मैं ऐसा बोल दूँ कि अगर हम वस्तु एक्स की इकाई का उत्पादन बढ़ाते हैं, ठीक है, तो मुझे क्या है कि वस्तु वाई की इकाई में कमी करनी पड़ेगी। और अगर मैं क्या है कि वस्तु वाई की इकाई का उत्पादन बढ़ाता हूँ तो मेरे को एक्स में कमी करनी पड़ेगी। जितना मैंने बोल दिया ना इतना भरोगे, 8 लाइन कम से बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर अगर हम इसी वो करने के बाद क्या करेंगे भाई, तो हम बोलेंगे इट कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग इलिस्ट्रेशन। हम लिखेंगे कि इसको निम्न उदाहरण की सहायता से समझाया जा सकता है। तो इसको लिखोगे, फिर इसको तुम कर देना एक्सप्लेन, खत्म। ये तुम्हारे 4 मार्क्स देगा आराम से। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें अगली बातें बोलता हूँ। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पहले पता है कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम लिखेंगे अंडर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस वी हैव टू डिसाइड विद द गिवन रिसोर्सेज। तो फिर बोलेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स शुड बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे बोल सकते हैं भाई इफ़ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन, मतलब पहले बोल दें इसके रिसोर्सेज से, इफ़ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स देन वी हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, और इसका वाइस वर्सा। और भाई एग्जाम में तो लिखने से बचा करो थोड़ा सा, जैसे मान लो वाइस वर्सा। ठीक, हिंदी या तो बना के छाप देंगे, इंग्लिश वाले भाई तुम्हारे थोड़ा, तुम्हें ना मान लो कुछ तुमने याद करी है तो ट्राई करो कि तुम उस याद करे वाले को ना एक्सप्लेन कर पाओ। इंग्लिश वाले बच्चे हमेशा ऐसे करते हैं, देखो उनको ना मतलब कि अच्छे मार्क्स करने का तरीका ये होता है कि पहले एक लाइन याद कर ली, उस लाइन को याद करने के बाद उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लो। बात में आ गया, इसे बनाओ पहले एक बार। हाँ भाई बताओ, पहले वाली बातें क्लियर है। उसके बाद ना हमारे पास जो सेंट्रल प्रॉब्लम जो सेकंड है, ठीक, मैं सुनो सिर्फ समझ जाओ, समझने के हिसाब से तुम आसानी से कर लोगे फिर। ठीक, अब देखो ये मेरे पास पहली प्रॉब्लम है और दूसरी क्या है भाई, दूसरी मेरे पास है हाउ टू प्रोड्यूस है ना, मतलब कैसे उत्पादन किया जाए। मेरे पास जो नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। जो मेरे पास हाउ टू प्रोड्यूस है इसको हम बोलते हैं कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। सुनो भाई मेरे पास ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है कैसे उत्पादन किया जाए, सबसे पहले तुम क्या बताओगे इसके बारे में, इसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, किसके 2 तरीके होते हैं पता नहीं, तो तुम पहले इसको कर दोगे एक्सप्लेन। ठीक है, कि भाई इसके 2 तरीके होते हैं। उसके बाद तुम इसको बताओगे कि हम भाई इसको 2 मतलब कि जब भी हम करेंगे ना इसके 2 टेक्निक हो सकते हैं। 2 टेक्निक है। अब इसको पता कर पे कैसे करोगे, ये बनाया तुमने कर, यहाँ से किया ऐसा, कोई से भी 3 पॉइंट ले लो। ठीक, ले लिया, तुम्हारे पास 3 तरीके हैं, तीनों में से तुम्हें जो तरीका अच्छा लगे कर लो। ठीक, लेकिन तीनों का फुल्ली यूटिलाइजेशन होना चाहिए।
मेरे पास देखो हो सकता है मैं इस वाले को मैं ले लूँ ए और बी, ठीक है, और सी। मैं इन दोनों को मान लो इन दोनों को मैं कह के चलो मेरे पास एक कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है, मेरे पास क्या है मतलब कि इसको बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक, ठीक है। तो मैं इन दोनों के पास ले लूँगा इसको लेबर वाला, ठीक। तो मैं इसके अंदर देखूंगा कि भाई जैसे मान लो अगर मैं इस वाले को लेके चलूँ, बस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ भाई हम इन दोनों को सपोज कर ले रहे हैं कि मेरे पास क्या कैपिटल इंटेंसिव है, मेरे पास ये वाला लेबर इंटेंसिव, मतलब कि मेरे पास पूंजी प्रधान तकनीक और मेरे पास ये वाली क्या है श्रम प्रधान तकनीक है। और फिर इस टेबल को एक्सप्लेन कर दो, इसी को एक्सप्लेन कर दो। हाँ 3 लेके तो 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और लास्ट वाला मेरे पास सबसे आसान है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस या फिर किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसका बनाओगे ऐसा, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक ये रहा, दूसरा ये रहा, एक अमीरों के लिए दूसरा गरीबों के लिए, ठीक है। दिक्कत तो नहीं इसमें, हम ना इसके आगे लिख देंगे एक मान लो अमीर, दूसरा मान लो गरीब, ठीक। ये चीज़ तुम बस थोड़ा फॉलो करके चलना कि भाई कौन सा अमीर के लिए, जैसे मान लो जो ऊपर वाला ना इसको अमीरों के लिए ले लो, क्योंकि भाई पता है अगर अमीरों के लिए ठीक तो महंगी चीज़ बनेगी, और अगर चीज़ें महंगी हैं तो मतलब मेरे पास जो रिसोर्सेज ज़्यादा जाएंगे, रिसोर्सेज मेरे पास आएंगे ज़्यादा, ठीक। और नीचे वाले मेरे पास जो है भाई गरीबों के लिए तो मेरे पास कम जाएंगे, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। भाई देखो तुम्हें ये तीनों के तीनों जो तुम्हारे पास मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम में बता दिए, तुम सबको वाला पता है अटेनेबल अनअटेनेबल, प्राप्य अप्राप्य, पता नहीं, इसका अगला टॉपिक वही है। ये सारी बातें क्लियर है, ये सही बैठ के लिखो अभी।